नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। जो हमारी सीटेट सितंबर 2026 की प्रिपरेशन चल रही है, उसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं। 7 फरवरी 2026 को जो लेवल 1, लेवल 2 का एग्जाम हुआ था, वो हम कंप्लीट अपने यूट्यूब चैनल पर कर चुके हैं। अब हम 8 फरवरी 2026 को जो लेवल 1 का एग्जाम हुआ था, उसको आज से शुरू करेंगे। अब जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से। और इसके बाद फिर हम अपनी EVS की क्लास लेंगे। ऐसे करके हम अपना लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे और लेवल 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे और भी ओल्ड पेपर्स हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं अपना सोल्व। और इस चैनल पर आपकी CDP की क्लासेस पूरी हो चुकी है, आप उन्हें देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। चलिए करते हैं शुरू हम अपनी आज की क्लास। ये है आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका पार्ट 1 है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 1 से लेकर के 30 तक के आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बाहरी प्रेरणा डैश से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा डैश पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत संतुष्टि, पुरस्कार जैसे इनाम। दूसरा ऑप्शन है सजा से बचाव, पुरस्कार जैसे इनाम। तीसरा ऑप्शन है दूसरों की सराहना, व्यक्तिगत संतुष्टि। यही ठीक है आपका, क्योंकि देखिए बाहरी प्रेरणा हमेशा दूसरों की सराहना से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो आपका क्या है, करेक्ट है। तो दूसरों की सराहना और व्यक्तिगत संतुष्टि जो है आपका ये आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, उसमें देखिए क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है। पहला लिखा हुआ है मित्रों की नोटबुक से उत्तर कॉपी करना, गलत बात है। तीसरा लिखा हुआ है परिभाषाओं का एक वर्ग को याद रखना, ये भी गलत है, क्योंकि मेमोराइजेशन जो है वो गलत होती है। फोर्थ है आपका पाठ्य पुस्तक से तथ्यात्मक जानकारी को याद करना, यानी कि आपको रिकॉलिंग करनी है, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, यही आपका ऑप्शन जो है बेस्ट है, और यही आपका आंसर है कि अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट टू डेली लाइफ। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश डैश विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो ये क्या है आपका, ऐसा जो समय है उसे आप क्या कहोगे, संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड। तो इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कि भाई हम जो है अपने संवेदनशील अवधि, विकास के उस समय को संदर्भित करता है। संवेदनशील अवधि जब व्यक्ति कोई नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है
और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना उसके लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संवेदनशील अवधि को जो है बच्चा हमेशा याद रखता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि भाई दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या है, असामान्य अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है, सामान्य और प्राकृतिक है, असामान्य लेकिन प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है कि भाई ये सामान्य और प्राकृतिक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है? तो कौन सा है, देखिए एक बच्चा महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों जानवर हैं। तो जब बच्चे ने ऐसा महसूस कर लिया कि भाई दोनों जानवर हैं, दोनों के अंदर समान जिंदगी है, तो बच्चे ने क्या सीख लिया, समायोजन सीख लिया। अब वो कुत्ते और बिल्ली के बीच का डिफरेंस करना जान गया है कि 4 पैरों वाला सिर्फ कुत्ता ही नहीं बल्कि बिल्ली भी हो सकती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 6th क्वेश्चन। अभिकथन ए है कि भाई सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। बिल्कुल सही बात है, सीखना हमेशा सामाजिक संदर्भ में ही स्थित होता है, क्योंकि जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है और ये अपने अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और एक ही आर जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 7 क्या कह रहा है आपको, 7 कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। सबसे पहले देखिए आपकी क्या लाइन लिखी हुई है कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो कौन सा विकास है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है, ये समीप दूराभिमुख सिद्धांत। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पर जरूर आता है, सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पर। तो यहाँ से जो है हमारा एक क्वेश्चन हमेशा से ही कवर हो जाएगा। कौन सा है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका क्या हुआ, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए आप अपना 8th है आपका सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है। भावनात्मक समर्थन का प्रावधान, बिल्कुल भावनाएं तो समझनी चाहिए बच्चों की। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता का माहौल, ये गलत चीज है। करने और प्रयोग करने के अवसर, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग से ही बच्चा सीखता है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये गलत है। मानकीकृत पाठ्यक्रम से कोई अधिगम बच्चे को सार्थक रूप से प्राप्त नहीं होता है। जब बच्चा उसे अपने जीवन में उतारता है, उसके अंदर रचनात्मकता बढ़ती है, तभी जो है बच्चे में सार्थक अधिगम होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो 1 है और 3 दिए हुए हैं वो आपके करेक्ट है कि भावनात्मक समर्थन का प्रावधान हो
और करने और प्रयोग करने के अवसर भी प्राप्त हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो गया है। फिर है आपके पास नाइन्थ, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि, क्या मानता है रचनात्मक मूल्यांकन? केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। ये क्या है आपका? बिल्कुल ही इसके अंदर गलत है। गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्ति परक हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये सही है आपका। चौथा है, सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जा सकता? तो कौन सा है आपका? वो है आपका रटना, मेमोराइजेशन। ये कभी भी रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक शिक्षण में नहीं प्रयोग होता, क्योंकि रटना तो हमने अपनी एनईपी में बाहर ही निकाल दिया है। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए क्या कह रहा है कि भाई क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। तो बच्चे जो हैं दंड और पुरस्कार की भावना पर जी रहे हैं। तो नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में अपनी अवस्थाएं बताई, भाई पूर्व परंपरागत अवस्था बताई, परंपरागत बताई और उत्तर परंपरागत अवस्था बताई। अब जो मीरा है हमारी, उसको ये डर है कि अगर वो चॉकलेट चोरी कर लेगी अपने माता पिता के पीछे से फ्रीजर में से, तो उसे सजा मिल सकती है। तो उस टाइम वो अपने किस लेवल पर सोच रही है? दंड और पुरस्कार के लेवल पर सोच रही है। और ये लेवल कब आता है? पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका अभिकथन। इस अभिकथन में देखिए क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही बात है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है आर। तो ए और आर दोनों सही है, एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? कौन सा है भाई? बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना, गलत। बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। आगे कह रहा है थर्ड ऑप्शन, यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों रुचियों को अपना लेंगे, गलत। बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर नेक्स्ट है आपके पास 14 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? भाई कौन डालता है, अब आपको ये बताना है। अवधारणा मानचित्रण, बुद्धि योत्तेजक, सादृश्य सोच या अनुक्रिया समुच्चय। तो अनुक्रिया समुच्चय यानी कि रिस्पॉन्स सेट
प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवलीन कर्म विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति होती है? तो कौन सी होती है? किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बचना बिल्कुल गलत, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना सही है, सख्त अनुशासन गलत, निरंतर नेत्र संपर्क ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना बिल्कुल आपका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 16th में देखिए क्या कह रहा है ये आपको, जीन प्याजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक डैश विकसित कर लेते हैं, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, सांकेतिक चिंतन या संरक्षण। तो बच्चे जो हैं वस्तु स्थायित्व विकसित कर लेते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाग क्या है? भाई आंतरिक वाग में क्या होता है? तर्क करता है, विचार व्यवस्थित करने की कोशिश करता है बस बच्चा। पहला ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, गलत। बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, गलत। जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है, ये भी गलत है। तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, बिल्कुल ये सही है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं जब कोई बच्चा आंतरिक वाग करता है तो उस समय पर वो अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से अरेंज करने की कोशिश करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपके पास विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सिफेलोपोडल। आया एक और क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। सिफेलोपोडल सिद्धांत जो है आपका विकास के डैश के बारे में बात करता है, रैखिक स्वरूप, एकाधिक आयाम, व्यवस्थित कर्म। यस, व्यवस्थित कर्म के बारे में ये बात करता है सिफेलोपोडल कि भाई सतत असतत स्वरूप कह रहा है, ये गलत है ऑप्शन। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका गलत है। आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, व्यवस्थित कर्म। नेक्स्ट है आपका अजर्सन एंड रीजन, अभिकथन दिया हुआ है आपको। इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखिए, गड़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी सत्रों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये ऊपर वाले की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट है फिर से आपका अभिकथन दिया हुआ है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रचनात्मकता बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ये ऊपर वाले की सही व्याख्या भी कर रहा है और बिल्कुल सही कहा भी गया है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि भाई ए और आर दोनों सही है, तो ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके पास ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो क्या है ये? आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला है। बिल्कुल, आवेग पैटर्न का जो लगातार सिलसिला है वही ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो आवेग पैटर्न का लगातार जो सिलसिला है वही ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो गया? ठीक हो गया।
नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और निर्देश डैश होने चाहिए, विभेदित होने चाहिए। हमें अपना पाठ्यक्रम जो है वो बिल्कुल लचीला बनाना चाहिए कि हर बच्चे को समझ में आ जाए और इस तरीके से विभेदित होना चाहिए कि जो बच्चे कम इंटेलिजेंट है वो भी समझ सके और जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो बच्चे भी जो है समझ सके। फिर नेक्स्ट है आपके पास 23 में कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है बच्चे के लिए, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मान लीजिए आपके एग्जाम में 60 मार्क्स की आपकी तैयारी है, क्लियर करने के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, गैप कितने का है आपका 30 का है। फिर आप एक मोर नॉलेजेबल पर्सन के पास जाओगे, उससे पढ़ोगे, आपका वो 30 नंबर का जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा। तो जो गैप है आपका वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, बिल्कुल यही पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। वो क्षेत्र बीच का जिसमें आपने मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से मदद ली है वही आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपके पास फिर से अभिकथन आपका, उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जीन प्याजे ने इस बात पर जोर दिया, जीन प्याजे ने तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस स्कैफोल्डिंग इनके बारे में कोई बात ही नहीं कही, तो ये तो जीन प्याजे का नाम देखते ही गलत हो जाएगा। तो आपका ए सही है और आर गलत है। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास 25 में देखिए क्या लिखा हुआ है, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र यानी कि स्टूडेंट विद मास्टरी गोल ओरिएंटेशन सेट में क्या है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, गलत। असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, गलत। डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं, ये भी गलत। फोर्थ, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स होते हैं इन बच्चों के, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 26 क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, गलत। संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है, ये भी गलत। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, ये रचनात्मकता है यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमने पिछले भी अपने एग्जाम पिछले जो पेपर किया था उसमें देखा था कि अगर टीचर अपने बच्चों को 5 फोटो देता है और कहता है कि इस पर स्टोरी लिखो, तो टीचर क्या कर रहा है, वो बच्चों में रचनात्मकता का विकास कर रहा है। ये भी कुछ इसी तरीके का है कि भाई बच्चों को वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को कैसे लिखना है, ये बच्चों में रचनात्मक समाधान खोज करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। फिर आपका 27 में देखिए क्या है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों डैश और सहज अनुमान को डैश करना चाहिए, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यस। सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। आगे बर्खास्त, हतोत्साहित, अवहेलना, प्रोत्साहित ये गलत लिखे हुए हैं। जहां पर भी हतोत्साहित, अवहेलना, बर्खास्त वर्णों वो ऑप्शन अपने आप कट हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है कि भाई प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर है आपके पास नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है, वो तो डिस्प्रैक्सिया होता है।
तो डिस्प्रैक्सिया के अंदर जो है बच्चा तालमेल नहीं बैठा पाता, अपने आंख का हाथ का शारीरिक संतुलन नहीं हो पाता बच्चे का, तो डिस्प्रैक्सिया है, यानी कि गति समन्वय वैकल्य है। नेक्स्ट है आपके पास 29, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके, ये हतोत्साहित जहां पर भी मिलेगा ना उसे काट दो, और रटना जहां मिलेगा वो भी काट दो। तो ये पहला दूसरा तीसरा यही कट गए वर्ड देखते ही। आगे देखो क्या है, क्या क्यों कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर, यस ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। कई तो वर्ड ही ऑप्शन में ऐसे मिल जाएंगे कि ऑप्शन सीधे ही कट हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और वो जो टाइम होगा वो वहां पर काम आएगा जहां पर आप अपना मैथ्स का पोर्शन सोल्व करते हो। फिर नेक्स्ट है आपके पास 30th कि बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकात्मक जहां आ जाएगा वही गलत हो जाएगा, अनियमित जहां आ जाएगा वो ही गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होता है आपकी डेवलपमेंट, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है फोर्थ ऑप्शन में लिखा विकास वृद्धि का पर्याय है, बिल्कुल भी नहीं है, वृद्धि तो विकास का एक हिस्सा है, इसका पर्याय नहीं है ये विकास वृद्धि का। विकास तो बहुत बड़ी चीज है। फिर है ये इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि भाई विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जरूर आता है कि विकास क्या है, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल है। तो आज हमारा जो है ये CDP आज जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी EVS करेंगे। थैंक यू।